दोस्तों, मैं सुनील बैफलावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ आप कैसे क्वालिफाइड कर सकते हैं, या अगर आप नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो नेट जेआरएफ से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं कि आप कैसे 20 से 25 दिन के अंदर भी आप कम से कम 40 अंक यानी 40 मार्क्स भी ला सकते हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में। चलिए हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट में को जो हम क्वालिफाइड करने जाते हैं, तो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ कैसे क्वालिफाइड करेंगे, आज हम इस पे बात करने वाले हैं साथियों। तो ये आपका एनटीए क्या होता है, आपका नेशनल टेस्ट एजेंसी होती है। यूजीसी आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और नेट एनईटी नेट आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। ये कहाँ यूज होते हैं और इनका क्या फ़ायदा होता है कि आपका ये ऑनलाइन टेस्ट कराने के लिए कंप्यूटर बेस्ड, यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने के लिए ये यूजीसी ने एनटीए चालू हो गया है, पिछले कुछ साल से लागू हुआ है। तो यूजीसी नेट जो होता है, आप अगर कहीं भी नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप कहीं भी लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। उसके पश्चात आप नेट करने के बाद में आप कहीं भी लेक्चरर बन सकते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और अगर जेआरएफ क्वालिफाइड कर सकते हैं तो आप कहीं भी लेक्चरर भी बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, या फिर एमफिल या पीएचडी में आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी उनका और टेस्ट नहीं लेती हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और आप पीएचडी या एमफिल में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर, ये जब हमारा नेट के बिहाफ पे हम बनते हैं तो ये लेक्चरर क्या होते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपको गाइस मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप कॉलेज लेक्चरर बनते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो दोनों की क्वालिफ़िकेशन सेम होती है। फ़र्क इतना होता है आपका कि आप किसी स्टेट में या किसी कॉलेज में ज्वाइनिंग करते हैं तो आप कॉलेज लेक्चरर बनते हैं, और यदि आप किसी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में ज्वाइनिंग करते हैं तो आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चुने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप यूजीसी नेट को क्लियर करना चाहते हैं, जेआरएफ को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कुछ प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जी हाँ, आपको सबसे पहले सीबीटी पास करना पड़ेगा। यानी कि ये क्या है आपका, ये है आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप अगर नेट करना चाहते हैं तो अभी से आप आदत डाल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कंप्यूटर पे पेपर देने की, जिससे कि आपका वहाँ टाइम कंज्यूम होने से बच सके। इसके बाद आप जब सीबीटी करेंगे तो आप अगर यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो आपको सीबीटी पे एक ही दिन में 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे। एक आपका पेपर वन और दूसरा होगा आपका पेपर 2। अब ये क्या होगा, जो पेपर 1 और 2, पहले हम पेपर 2 की बात करते हैं। जो पेपर 2 होगा वो पेपर आपके सब्जेक्ट से होगा, ये जो पेपर 2 होगा आपके सब्जेक्ट से होगा, और आपके सब्जेक्ट में क्या होगा, 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, और टोटल मिला के आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे। बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें एक ही दिन में आपके 2 पेपर होंगे, जिसमें 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के दोनों कंप्यूटर बेस्ड होंगे।
पहले बात करते हैं पेपर टू। पेपर टू आपके सब्जेक्ट का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। अब बात आती है कि आप इस टेस्ट में बैठना चाहते हो या नेट जेआरएफ का टेस्ट आप देना चाहते हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट में मास्टर होने चाहिए, यानी कि आपने कोई भी मास्टर कोर्स कर रखा हो, चाहे वो एमए हो, एमसीए हो, और आप एमकॉम हो या एमएससी हो, जो भी आप अपने सब्जेक्ट में हो, तो आप मास्टर होने चाहिए, या फिर मास्टर के किसी कोर्स के फाइनल ईयर में आप हो तो आप नेट देने के लिए, जेआरएफ देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि आपका सब्जेक्ट हो गया 200 नंबर का। जो पेपर 1 है, पेपर जो 1 होगा, उस पेपर 1 में आपका कितना, आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे। बात क्लियर। अब जो पहला पेपर होता है, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाइड करना चाहते हैं, नेट करते हैं, तो नेट क्वालिफाइड करने के लिए पहला पेपर यानी फर्स्ट पेपर, जिसे हम बोलते हैं जर्नल पेपर, ये एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जी हाँ, अगर आप कि अपने सब्जेक्ट पे कमांड है और आप जेआरएफ करना चाहते हो, तो पहले पेपर की एक अहम भूमिका रहती है कि आप नेट क्वालिफाइड होते हैं या फिर जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं। अब इस पेपर के लिए जो फर्स्ट पेपर है, इस पेपर को क्या हुआ है कि इसको 10 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। कितने? 10 सेक्शन में या फिर 10 यूनिट में इसको डिवाइड कर दिया है, यानी 10 यूनिट। यानी अब इसमें क्या होगा कि हर यूनिट में क्या होगा, इसमें कि 5 क्वेश्चंस हर यूनिट से आएंगे। और जब 5 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे और एक जो क्वेश्चन है 2 नंबर का, यानी कि आपका हर यूनिट से आपके आएंगे, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 50 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि 10 यूनिट में डिवाइड किया, हर यूनिट में 5 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल आपका एक यूनिट से 10 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो कभी कभी साथियों यहाँ पे होता है कि कभी किसी यूनिट से 5 क्वेश्चन, यानी कि 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल आपके, यानी कि टोटल आपके कितने हो जाएंगे, आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 2 का होगा, तो टोटल आपके 100 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कभी किसी सेक्शन से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, 7 आ जाते हैं, किसी से 2 या 3 आ जाते हैं, तो कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। लेकिन एवरेज हर यूनिट का आपका कितना होता है, 5 क्वेश्चन होता है। साथियों बहुत ही अच्छी बात है कि जो फर्स्ट पेपर होता है वो एक जनरल पेपर होता है, कॉमन पेपर होता है, जो हर विद्यार्थी को देखकर बनाया जाता है। इस पेपर को बनाते समय एग्जामिनर देखता है, पेपर को सेट करते समय देखता है कि ये एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया जाता है, जिससे कि कोई भी एवरेज स्टूडेंट इसको क्वालिफाइड कर सके। जैसे कि कोई आर्ट का है जिसका मैथ कमज़ोर है ना, आर्ट का जो स्टूडेंट है उसको भी देना है, साइंस का स्टूडेंट है उसको भी देना है, कॉमर्स का स्टूडेंट है उसको भी देना है। तो यानी कि ये एक जनरल पेपर है जो एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया जाता है, जिससे कि इस पेपर को कोई भी स्टूडेंट एक जरा सी भी नॉलेज रखता है, सामान्य ज्ञान भी रखता है, तो वो इसे क्वालिफाइड कर सकता है। इसमें सबसे अहम बात होती है इस पेपर में कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए आपको जो 50 क्वेश्चंस आते हैं आपको कोई छोड़ना नहीं है, सबको आपको टिक करना है। जब आप इसको करते हैं तो पहला पेपर और दूसरा पेपर मिलाकर आपको एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो आपको अगर फर्स्ट पेपर पे कमांड अच्छी है तो ये आपके स्कोर बढ़ाने में एक बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके फर्स्ट पेपर में अच्छे आ जाते हैं और सेकंड पेपर में नंबर कम भी आ जाते हैं, तब भी आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप मात्र 20 से 25 दिन पढ़ के भी कम से कम 40 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आप बहुत कम मेहनत के साथ कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा कैसे लाएंगे, चलिए हम उस पर भी अभी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप बहुत कम मेहनत में आगे बहुत अच्छे से मार्क्स कैसे ला सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से देखिएगा कि अगर इस फर्स्ट पेपर को आप क्वालिफाइड करना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करना चाहते हो तो इसको कोई भी स्टूडेंट
बहुत ही आसानी से क्वालिफाइड कर सकता है। सबसे पहले आप अपने अंदर के डर को निकालिए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप इसको निकाल दे सकते हैं, इसको जरा सी मेहनत करके क्वालिफाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर है, यहाँ पे जो टोटल आपके 50 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है, तो आपका ये टोटल 100 मार्क्स हो गया, प्लस 200 मार्क्स ये, यानी कि 100 प्लस 200 इक्वल टू 300 मार्क्स पे आप क्या है, आपकी मेरिट बनती है, आपका स्कोर बनता है। यानी टोटल 300 का होता है, 300 पे से आपकी मेरिट बनती है कि आप नेट कितने पे मिलेगा और आपको जेआरएफ कितने पे मिलेगा। तो बेसिकली अगर एवरेज देखा जाए तो किसी भी सब्जेक्ट में यानी कि 55 से लेकर 65% तक मतलब आपका जेआरएफ क्वालिफाइड होने के चांस रहते हैं। जी हाँ, किसी ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है कि आप किस सब्जेक्ट में हैं। अगर 65 से मतलब 55 से लेके 65 तक आप जेआरएफ क्वालिफाइड कर सकते हैं। ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड होगा, उसमें कितने स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है और पेपर किस लेवल का है, उस पर भी ये डिपेंड होता है। अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि जब आप ये करते हैं, अगर आपके सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है तो आपको और फर्स्ट पेपर को आप पढ़ लेते हैं जिस तरह से मैं बताने जा रहा हूं, तो आपको मैं गारंटी लेता हूं कि आप जेआरएफ क्वालिफाइड 100% होने वाले हैं। जी हाँ, अब थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होने के साथ साथ आप अगर किसी एक पर्टिकुलर बुक पर डिपेंड हैं जो मार्केट में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आते हैं, तो किसी एक बुक को पढ़ के आपका ये नेट जेआरएफ नहीं हो पाएगा। क्योंकि साथियों ये जो पेपर है ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इस पेपर को क्वालिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्वालिफाइड कीजिएगा और कैसे आपको पढ़ना है, चलिए हम उस पर अभी आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमें इस पर कैसे तैयारियां करनी चाहिए। हाँ तो गाइज देखते हैं कि सबसे पहले पेपर 1 की स्टडी स्टार्ट करने से पहले हम पेपर 1 के जो सिलेबस है हम उसको एनालिसिस करते हैं। चलिए एनालिसिस करके देखते हैं कि सबसे पहले आपकी 10 यूनिट, जिससे हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आने हैं, तो वो 10 आपकी ये यूनिट हैं जिससे हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे। कभी किसी से का ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है, किसी से एक क्वेश्चन कम भी हो सकता है। यानी टोटल आपको 50 क्वेश्चन आने हैं और हर क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स होंगे। चलिए एनालिसिस करके देखते हैं कि सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना प्लस पॉइंट देखिए कि सबसे पहले उन टॉपिकों को देखिए जिनमें आप बेस्ट कर सकते हैं। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी समझिए। लोग इसको 10 यूनिट बताते हैं लेकिन ये मेरी नज़रों में सिर्फ 9 यूनिट हैं। जी हाँ, 9 यूनिट। लोग इसको 10 बताते हैं पर मैं इसको 9 यूनिट समझता हूँ। आपको मैं बताऊँगा कि ये 9 यूनिट कैसे हैं और मैं आपको साथ ही इसमें ये भी दिखाऊँगा कि आप केवल 20 से 25 दिन पढ़ने के बाद कैसे इसमें कम से कम 40 नंबर तो ला ही सकते हो। और अगर आपका आईक्यू बहुत अच्छा है तो आप कैसे इसको 40 को 70-80 तक भी ले जा सकते हैं। जी हाँ, किस तरह करेंगे मैं बताता हूँ आपके लिए। पहले इसको एनालिसिस करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका है तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका ये आ जाएगा। दूसरा क्या है, यानी कि आपकी शिक्षण अभिक्षमता है। दूसरा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपका अनुसंधान अभिक्षमता है। कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन, आप मतलब शुरू से लेके आखिर तक ये पढ़ते आए हो, 10th तक 12th तक भी हिंदी इंग्लिश में आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, आप उसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन को निकालना होता है। ठीक, इस पर सारे टॉपिकों पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम सिलेबस को ही देख लेते हैं। फिर कम्युनिकेशन, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, फिर लॉजिकल रीजनिंग और 7th नंबर पर डेटा इंटरप्रिटेशन और 8 नंबर पे है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और 10वें नंबर पर हायर एजुकेशन सिस्टम। जब आप इस पूरे सिलेबस को देखेंगे तो आप देखोगे कि इसमें 2 तरीक़ा के, हमारी नज़रों में 2 तरीक़ा का ये सिलेबस है। पहला क्या कर सकते हैं, इसमें वो सिलेबस देखिए कि जो इसको 2 तरीक़ा से तोड़ सकते हैं, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल। जी हाँ, कौन सा,
ये जो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, ठीक, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। जो पेपर 1 है, पेपर 1 यानी कि पेपर फर्स्ट, इसको हम 2 भागों में तोड़ लेंगे। पहला कौन सा हो गया आपका, और दूसरा यानी कि आपका एक हो गया थ्योरेटिकल और दूसरा हो गया आपका प्रैक्टिकल। ठीक, प्रैक्टिकल हो गया। तो जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इस सिलेबस को देख लीजिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस पर डिपेंड होते हैं। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उसके उतने अच्छे मास्टर हो जाएंगे, उतने अच्छे आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर आपको एक बार उनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो करने में इजी होते हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं और वो लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं। और इस पेपर में ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये पेपर एक कॉमन स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, इसीलिए इसको करना बहुत आसान होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल है और दूसरा है प्रैक्टिकल में हम इस सिलेबस को डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड तो ये थ्योरेटिकल में आ जाएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड ये भी थ्योरेटिकल में हो जाएगा। कंप्रीहेंशन यानी कि इसको हम एक आपका कर सकते हैं, इसमें कंप्रीहेंशन है ना, कंप्रीहेंशन यानी रीडिंग कंप्रीहेंशन, इसको कर लेते हैं। ये हमने ले लिया। प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे, क्योंकि आप इसको बार बार पढ़ोगे, पढ़ के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो आपके लिए पहले ही पैराग्राफ देता है उसमें इसका आंसर होता है। वो कैसे करेंगे हम इसको अभी डिटेल में बात करेंगे। कम्युनिकेशन थ्योरेटिकल में हो जाएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा, यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक, ये आपका किस में आ गया, थ्योरेटिकल में आ गया। उसके बाद में आपका लॉजिकल रीजनिंग, इसमें लॉजिकल में थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा पढ़ना पड़ता है, तो इसको हम थ्योरी में डाल देते हैं। डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन, ये डेटा का विश्लेषण है ना, और संश्लेषण मतलब विश्लेषण वगैरह बताता है कि भाई क्या है, उसका विश्लेषण करता है। तो तीसरे पे इसमें क्या डालते हैं, डीआई को प्रैक्टिकल में रख लेते हैं। तो डीआई आपका प्रैक्टिकल में हो गया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको भी हम इसमें डाल लेते हैं कंप्यूटर को, यानी कि आपका ICT, इसको भी हम डाल लेते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक, बाकी ये जो 4 बचा, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये आदमी के डेवलपमेंट से और जो भी हमारा वातावरण है उससे संबंधित है। हायर एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम है, ये हमारा थ्योरेटिकल में डाल देते हैं। तो ये आपका 2 भागों में हमने डिवाइड कर लिया। अब जो हमने डिवाइड किया है इनको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमने थ्योरेटिकल और उसमें कर दिया, ये हमने उधर ले लिया, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है। और दूसरा हमने मैथमेटिकल एंड रीजनिंग उधर ले लिया, तो ये हमारा सिलेबस में उधर चला गया। ठीक, और ये हमारा उधर चला गया। ठीक है, और इंफॉर्मेशन और ये वाला भी हमने प्रैक्टिकल वाले सिलेबस में डाल दिया। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, अब आपके पास में ये कितना बचा, इसको देख लीजिए कितना बचा। ये आपका इधर यूनिट ये बचे आपके 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, यानी कि थ्योरेटिकल में आपके ये 6 बचे और इधर आपके प्रैक्टिकल में ये आपके 4 बचे। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो आपके जितने बचे हैं ये आपके थ्योरेटिकल हो गए, ये आपके प्रैक्टिकल हो गए। अब हम बात करते हैं कि ये जो टोटल 9 थे, तो 6 थ्योरेटिकल में डाल दिए और प्रैक्टिकल में हमने 4 रख लिए। अब मैं आपको चलो हम एक तरफ से बात करते हैं कि हम पहले प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। साथियों, अगर हमारे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन में कंप्रीहेंशन होता है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कंप्रीहेंशन में क्या होता है। रीडिंग कंप्रीहेंशन होता है, जो आप शुरू से लेके 10 तक 12 तक पढ़ते हैं, कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उस पैराग्राफ में से आपको कुछ नीचे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपको बोलता है कि इसमें से इसका आंसर क्या है। तो आप 2 से 3 बार उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो आपको आपका आंसर बहुत ही
आसानी से इजीली मिल जाता है। जी हाँ, जैसे करेंगे तो ये आपके पैराग्राफ में ही इसका आंसर होता है। तो इसको करके आप इसकी बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। अब बात आती है कि प्रैक्टिस की कैसे। तो साथियों हमेशा ध्यान रखना कि प्रैक्टिस आप करोगे कहाँ से करते हैं, और प्रैक्टिस से पहले आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आप बेसिक क्लियर करते हो, सबसे पहले आप देखिए क्या करते हो, बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो जब बेसिक क्लियर होगा आपका तो फिर आपको क्लियर होने के बाद में रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप जब रिवीजन करोगे, है ना, तो रिवीजन कहाँ से करोगे, रिवीजन आप करोगे बुक से करोगे, या फिर हम जो आपको पढ़ाएंगे जितने भी लेक्चर लेके आएंगे वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। उन्हें देख के आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आप कोई बुक लेना, उस बुक से आप रिवीजन करेंगे। बुक्स लेने के बाद में फिर आपको करनी होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो आप बुक कोई भी ले लेंगे टेस्ट सीरीज के लिए, वो टेस्ट सीरीज हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका क्या हुआ, जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन होगा, आपको एक पैराग्राफ देगा जो आप शुरू से अब तक पढ़ते आए हो कि आपको कोई पैराग्राफ होता है, हिंदी सब्जेक्ट में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। उस पैराग्राफ को आप 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चनों का आंसर उस पैराग्राफ में से आपको ढूंढ के करना होता है, जो आप बहुत पहले से 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तक आप वो क्वेश्चन करते आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंप्रीहेंशन के सारे क्वेश्चंस को आप विदाउट हेजिटेशन के, विदाउट टाइम कंज्यूम किए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर अपना अगला इसको मैथमेटिकल यानी कि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड देखते हैं। दोस्तों जब इसको तैयारी कर रहे हो तो आप इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं उनको एनालिसिस कीजिए, इसके पूरे सिलेबस को एनालिसिस कीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देख के आप ये एनालिसिस कीजिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और उस चीज़ को करने के लिए आप किसी दूसरों की स्ट्रेटजी फॉलो मत कीजिए, खुद अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए और उसके बिहाफ पे आप तैयारी कीजिएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में आपका क्या आता है, सबसे पहले आपका इसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग, उसमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग में तो कुछ टाइप की कोई रीजनिंग आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई एक नंबर की सीरीज दे दी जाती है और उसमें कोई नंबर या तो किसी मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में या किसी सीरीज में वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या कोई नंबर मिसिंग होता है, तो उसको आपको फाइंड करना होता है। या आपसे पूछ सकता है कि कोई लेटर सीरीज में भी वो जो नंबर में होता है उसी चीज़ का सेम मतलब आपका लेटर्स में होगा। तो आप इनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हो। उसके बाद में कोड और डिकोड, उसमें बोल देगा कि ए को डी लिखा जाता है, डी को एफ लिखा जाता है, इस तरह से कोई कोड दे देगा जिनको हम अपनी कंप्यूटर भाषा में कहते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, है ना, यानी प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब ये आएगा कंप्यूटर वाले टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको रिलेशंस पूछेगा कि उसके साथ ये रिलेशन है और उसके साथ क्या रिलेशन है। तो इस तरह से रिलेशन वाले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो जब इसको प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद साथियों फिर आता है आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपसे क्या पूछा जाता है, फ्रैक्शंस। जैसे कि फ्रैक्शंस आपके होते हैं 3 टाइप के फ्रैक्शन की बात करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड, है ना, फ्रैक्शन। तो उस टाइप से होता है ना। तो आप इसमें ये दे दिया, लेकिन आपसे कंटिन्यूड फ्रैक्शंस भी पूछ सकता है ना, और वो बार वाले क्वेश्चंस भी डाल सकता है क्योंकि लास्ट में कोर्स में इसमें लिख दिया है ETC। तो आपको थोड़ा थोड़ा वो सब पे ध्यान देना होगा और इसके लिए मैं बहुत अच्छे से आपको ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूँ। आपके सारे डाउट्स को भी मैं क्लियर कराऊंगा। मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाऊंगा इसमें कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के साथ साथ मैं आपको
क्वेश्चंस के पैटर्न या क्वेश्चन कितने टाइप से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑनलाइन कराऊंगा। उसके बाद में आपका टाइम एंड डिस्टेंस आता है। तो साथियों, टाइम एंड डिस्टेंस के आने की उम्मीद बहुत ही कम होती है, हालांकि मैं आपको कराऊंगा, लेकिन इस पर उतना ज़्यादा आप टाइम मत दीजिएगा, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछने की उम्मीद बहुत कम रहती है। मान के चलिए 20% या 25% उम्मीद होती है, लेकिन फिर भी आप इसको बाद में पढ़ लेना जब आपके पास टाइम बचे। उसके बाद में रेशियो और प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। अनुपात समानुपात आप अच्छे से करना, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन भी मिल सकता है और इसके 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। और वो कहाँ मिलेंगे, एक यहाँ भी मिल सकता है, एक आपको डीआई में भी मिल सकता है इसका क्वेश्चन। उसके बाद आप परसेंटेज करेंगे। परसेंटेज अगर आप अच्छे से कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि अर्थमेटिक के आप 70 से 80% क्वेश्चन को विदाउट पेन के और विदाउट टाइम कंज्यूम किए किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर परसेंटेज को अच्छे से कर सकते हो। तो ये परसेंटेज वगैरह को मैं विदाउट फॉर्मूले के आपको सॉल्व कराने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को विदाउट पेन के और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी आदमी जब भी कोई काम करता है तो उसका या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट और डिस्काउंट यानी छूट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका परसेंटेज क्लियर है तो आपका प्रॉफिट लॉस भी बहुत आसानी से हो जाता है, इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो सकते हैं, और जो डिस्काउंट छूट वाले क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, और इनसे क्वेश्चन बनता ही है एक क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका एवरेज। तो एवरेज का एक क्वेश्चन से लेकर 2 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, और वो कैसे मिलेंगे वो मैं आपको अभी अगला टॉपिक जो बताऊंगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एवरेज के 2 भी मिल सकते हैं, वरना आपको एक क्वेश्चन तो श्योर है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका मैथमेटिकल जो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है ये आपका क्लियर हो गया होगा। साथियों, उसके बाद आता है डीआई। डीआई के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको क्या बोलता है कि आपको डेटा का विश्लेषण होता है ना। डेटा को विश्लेषण करने के लिए बोलता है, डेटा से कोई आंकड़े देता है, उससे आपको निकालना होता है पिछले साल की तुलना में कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। तो इसमें पहले 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको कोई भी विद्यार्थी बिना प्रैक्टिस के भी कर लेता है, लेकिन लास्ट के 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उनमें क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। तो डीआई क्वेश्चन को देखा जाए तो लोग इसको एक अलग यूनिट मानते हैं, लेकिन मैं डीआई को सिर्फ मैथमेटिक्स की मैं ही मानता हूं, और इन दोनों को सिर्फ एक ही यूनिट होती है, लेकिन इसको अलग अलग देते हैं। वो कैसे? डीआई में जब एक क्वेश्चन आता है तो पिछले साल के कुछ साल का ईयर का जोड़ होता है, या फिर 2 सालों में कंपैरिजन करके उनका डिफरेंस पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 साल में या फिर सारे जितने भी ईयर में कोई प्रोडक्ट हुआ है तो उसमें क्या होता है कि वो उनका एवरेज पूछ लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन इसमें एवरेज का पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन इसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन का बन जाता है, फिर एक क्वेश्चन पिछले साल की या किसी साल की 2 साल के आपस में कंपैरिजन में अनुपात पूछ लेता है, तो अनुपात पूछ लिया। फिर उसके बाद में किसी सारी ईयर का एवरेज पूछ लेता है, फिर 2 साल के बीच में अनुपात पूछ लेता है, फिर किसी साल का किसी साल के सापेक्ष में क्या पूछता है, प्रोडक्ट में उसके परसेंटेज के बात कर लेता है, तो परसेंटेज पे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो जो डीआई का जो पोजीशन था उसमें आपका परसेंटेज भी पूछ लेता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पूछ लेता है, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पूछ लेता है, आपका एवरेज भी पूछ लेता है, और उसमें कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस भी पूछ लेता है। यानी कि आपका रेशियो भी आ गया, उसके बाद में आपका परसेंटेज भी आ गया, प्रॉफिट लॉस भी आ गया, कभी उसमें आपका एवरेज, ये सारा के सारे डीआई में पूछ लेता है। और ये डीआई के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके मैथमेटिकल में कवर हो जाते हैं। तो यानी कि ये जो डीआई है वो मैथ का ही एक पार्ट है। बस यहाँ पे कुछ चीज़ अलग पढ़नी है, जैसे कि आपको पाई चार्ट, बार चार्ट, है ना, रेखा वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, या आपका कोई भी ग्राफ दे देंगे, तो वो भी मैं जो होगा जब मैं डीआई होगा तो बता दूंगा कि किस तरह से इसको करते हैं। तो वो ग्राफ थोड़ा सा होता है, तो उसको देख के आपको कोई एक सारणी टेबल दे देते
लेते हैं, उससे आपको कैसे करते हैं वो मैं वहाँ बता दूंगा, पर DI भी मैथ का ही पार्ट है। तो ये 10 यूनिट ना हो के मैं इनको 9 यूनिट मानता हूँ, क्योंकि DI में पूछे गए क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे गए क्वेश्चन का बिल्कुल सेम एक ही लेवल होता है। और वो कैसे होता है, जब मैं इन टॉपिकों को कराऊंगा मैथमेटिक्स में तो वहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं ICT की। तो ICT की में आप बात करते हैं तो क्या है इसका, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जब आप किसी से बात करते हो, कोई कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, है ना, क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, इंटरनेट क्या होता है, राउटर क्या होते हैं, इनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है। तो वहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को आपको लेकर आऊँगा और सारी चीज़ों को बताऊँगा। उसके साथ ही और क्या पूछता है इसमें, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट पूछ लेता है, इंट्रानेट पूछ लेता है, इंटरनेट क्या होता है, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, पैन क्या होता है ना, ये सारी चीज़ पूछ लेता है ना, इनकी रेंज क्या होती है ना। और क्या पूछ लेता है, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करते हैं, क्या होती है। और क्या पूछ सकता है कि ये आपका पॉलिसीज़ क्या हो सकती है, इसमें जो भी पॉलिसी बन सकती है, अगर कोई क्राइम करता है तो किस में आ जाएगा, वो भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें मैं इनको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का ही मतलब फैकल्टी हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। आई होप कि ये जो प्रैक्टिकल वाली चीज़ है ये प्रैक्टिस करने से आती हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज होते हैं जो हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे। और ये जब पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इनका कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के लिए कोई बुक कीजिए, और फिर पहले बेसिक्स क्लियर कीजिए, बेसिक्स क्लियर करने के बाद रिवीजन कीजिए, और रिवीजन आप बुक से करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस आप किसी टेस्ट सीरीज से करते हैं। तो चलिए ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ। तो थ्योरेटिकल पार्ट में क्या है आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको हम शिक्षण अभिक्षमता बोलते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड जिसको हम अनुसंधान अभिक्षमता बोलते हैं, कम्युनिकेशंस, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं चलिए थ्योरेटिकल पे, पेपर फर्स्ट के थ्योरेटिकल पार्ट पे करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकल पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, फिर इस पे हम बात करेंगे, बाद में एक्सप्लेन करेंगे विस्तार से जब हम इसके टॉपिक वाइज टॉपिक कराएंगे। अभी बात करते हैं हम थ्योरेटिकल पे। साथियों अभी हमने पढ़ा पेपर फर्स्ट में कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल आपका समझ आ गया। अभी हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल के लिए। तो थ्योरेटिकल करने के लिए क्या करेंगे, थ्योरेटिकल की बात करते हैं। तो अभी थ्योरेटिकल की बात करते हैं कि अभी आपने पढ़ा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल में सबसे पहला आता है आपका क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को अगर आप देखोगे तो बचपन से लेके आज तक हम टीचिंग एप्टीट्यूड को देखते आ रहे हैं कि कैसे कोई टीचर हमें पढ़ाता है और कैसे हम क्लास में पढ़ते हैं। तो जो हम देखते आ रहे हैं वही चीज़ें, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हैं ये IQ बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अगर आपका IQ बहुत अच्छा है तो तुम अधिकतर क्वेश्चन को, ऐसे भी हो सकता है कि आप बिना पढ़े गए तब भी आप अपने IQ से, ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसको कॉमन सेंस लगा के भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जी हाँ, तो इनको देखते हैं कि आप जब टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें होगा, टीचिंग में क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लेवल ऑफ टीचिंग होगा, और आपका क्या हो सकता है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, है ना, कि क्या है, कैसे अकादमिक होगा, सोशल कैसा होगा, इमोशनली कैसे पढ़ा सकते हैं आप। उसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर्स होगा, लर्नर्स होगा, मेथड ऑफ टीचिंग होगा इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में। उसके बाद में आप क्या होगा, यानी ये समझ लीजिए, इसको बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि सकारात्मक भाव के साथ हम कैसे पढ़ा सकते हैं, और कैसे एक सकारात्मक भाव के साथ में जो विद्यार्थी इसको पढ़ सकते हैं, इसका अर्थ क्या है, प्रभाव, शिक्षा को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, प्रभावित कर सकते हैं जिससे कि विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सकें। उसके बाद में टीचिंग का उद्देश्य क्या है या क्या होना चाहिए, इसकी विशेषताएं क्या हैं, शिक्षण की विधियां कौन सी हैं, मतलब कौन कौन सी विधियों से बहुत अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं, कौन सी विधियों को हम यूज कर सकते हैं, शिक्षण की सहायक सामग्री कौन कौन सी होती हैं, तो हम वो शिक्षण अभिक्षमता में
कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक होती है, गौर करने वाली बात, कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें ये समझना होगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है या फिर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है उसको उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। दूसरा है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान प्रौद्योगिकी यानी अभिक्षमता। बात क्लियर है? चलिए बात करते हैं। आइए देखते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में पता चल गया कि कैसे टीचर बेहतर पढ़ा सकता है, उसको चेक करते हैं, पूछने की क्वालिटी होती है। उसके बाद में क्या होगा, अब रिसर्च एप्टीट्यूड पे बात करते हैं यानी कि अनुसंधान अभिक्षमता पे बात करते हैं। तो इस पे क्या होता है, इस पे देखते हैं। मैं इसको आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। वैसे मैं भी पीएचडी जेएनयू से एमटेक पीएचडी के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो इस पे भी मैं थोड़ा विस्तार से आपको बता देता हूँ। हालांकि ये पूरा विस्तार से बताने की अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि रिसर्च जब एप्टीट्यूड में आप जाएंगे तो रिसर्च का मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो यहाँ पे ये आपसे पूछने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में मेथड ऑफ रिसर्च पूछने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है या डिस्क्रिप्टिव यानी कि हिस्टोरिकल है या क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। फिर स्टेप ऑफ रिसर्च पूछने की कोशिश इसमें की जाती है। फिर थीसिस एंड आर्टिकल राइट के बारे में जानने की कोशिश की जाती है कि आप कैसे, अगर आप जाते हैं आगे तो बढ़ सकते हैं। और आपका क्या है कि रिसर्च एथिक्स के बारे में आपसे जानने की कोशिश की जाती है। यानी कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, आपका अनुसंधान अभिक्षमता है, इसमें आपसे ये जानने की कोशिश की जाती है, यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो, अगर आप हायर एजुकेशन में आते हो या फिर आप एमफिल पीएचडी करने जा रहे हो या फिर कर चुके हो या फिर कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो या आपको अपने अंडर में किसी को पीएचडी करानी हो, तो आपकी वहाँ पे सोचने की क्षमता क्या है, आप कैसे कर पाएंगे। क्योंकि अगर हायर एजुकेशन में आप आते हैं तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो रिसर्च एप्टीट्यूड के बिहाफ पे ही आपके प्रमोशंस होते हैं। किसी भी देश का डेवलपमेंट वहाँ की रिसर्च पर डिपेंड होता है। जिस देश में रिसर्च बहुत अच्छे से होगी वो देश बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकता है। यानी कि यूँ कहें कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड है किसी देश के विकास के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। अब इस पे बात करते हैं कि अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो एग्जामिनर आपसे इस क्वेश्चन पे पूछने की कोशिश करता है कि आप इसको बखूबी कैसे कर पाएंगे। इसके लिए आप अगर रिसर्च की बात करें तो इसके लिए जैसे कि अगर कोई पेपर भी लिखना होता है तो इस पर चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं कि सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया को चूज करते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑफ एरिया चूज करने के बाद में उसके 20, 30 या 50 कोई पेपर तक पढ़ते हैं अपने फील्ड के। फिर उनमें देखते हैं कि लास्ट 10 साल में हमारे इस फील्ड में क्या काम हुआ है और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम थी और फ्यूचर में उनमें क्या काम होना बाकी है। जब इस तरह से काम होता है तो वहाँ से आप अपना एक टॉपिक चूज कर सकते हैं, उस पर शॉर्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, कहीं पर उसका एब्स्ट्रैक्ट बना के भेज सकते हैं। सबसे पहले जब इस तरह का बनाते हैं तो आप अपना एक फील्ड चूज कर लेते हैं, आप अपना एक टॉपिक चूज कर लेते हैं, वहाँ से आपको प्रॉब्लम भी मिल जाती हैं। फिर अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, ध्यान दीजिएगा कि रिसर्च में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को 6 महीने से 1 साल तक लग जाता है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए। रिसर्च में जिसके पास प्रॉब्लम होगी तो वो बहुत ठीक है और उसको फिर ऑब्जेक्ट बना के काम किया जाता है। यानी कि आप अपने चैलेंज फाइंड करोगे, उस पर फ्यूचर में क्या काम किया जा सकता है और फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्या है उन पे बना के सबसे पहले आप रिव्यू पेपर लिख सकते हैं। उसमें 20-30 पेपर को लेंगे या टेक्नोलॉजी को लेंगे, उनका एक सर्वे लिखेंगे और आप उसमें बताएंगे कि कौन अच्छा है कौन बेटर है और उसमें आप एक पेपर बना सकते हैं।
और जो पूरा जो पेपर आप बनाएंगे उससे आप अपने सुपरवाइज़र से हर बात पे डिस्कशन करते रहेंगे, और डिस्कशन करने के बाद उसको आप किसी भी यूजीसी लिस्टेड में भेज सकते हो, उसको किसी कॉन्फ्रेंस में भेज सकते हो, उसे किसी बुक के चैप्टर में भेज सकते हो, उसे किसी यूजीसी लिस्टेड के जर्नल में भेज सकते हो, उसे किसी स्कोपस में इंडेक्स वाले पे जर्नल में भेज सकते हो, उसे एससीआई इंडेक्स में भेज सकते हो, या फिर उसको किसी ट्रांजैक्शन में के जो में भेज सकते हो। अब ये बात आती है कि जब आपने कोई रिसर्च पे, मतलब दो तरह का हुआ, एक आपने रिव्यू लिखा पेपर, रिव्यू में आप किसी और की टेक्नोलॉजी पे बात करते हो, उनका सर्वे लिखा, उसके बारे में लिखा, वो आपका रिव्यू पेपर हो गया और वो आपने पब्लिश कर दिया तो आपका काम हो गया। उसमें भी आप क्या अच्छा है क्या बुरा है कंपैरिजन करके भी आप बताते हो, तो वो भी एक पेपर हो जाता है। लेकिन जब आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हो तो आपको जो प्रॉब्लम है ऑलरेडी जो चल रही हैं उन पे बात करनी होती है, और उस पेपर को आप कॉन्फ्रेंस में भी भेज सकते हो, किसी बुक के चैप्टर में भी भेज सकते हो, किसी यूजीसी लिस्टेड के जर्नल में भेज सकते हो, किसी स्कोपस में भेज सकते हो, किसी एससीआई इंडेक्स में भेज सकते हो, या फिर किसी ट्रांजैक्शन में भेज सकते हो। किसी यूजीसी लिस्टेड कॉन्फ्रेंस में आप कोई भी पेपर बना के भेज देते हो तो इंडिया में तो खैर बहुत आसानी से चला एक्सेप्ट हो जाता है कॉन्फ्रेंस में, लेकिन किसी जर्नल में भेजते हो तो थोड़ा सा टफ होता है, और थोड़ा सा अगर पेपर की क्वालिटी होती है तो यूजीसी लिस्ट में भेजते हैं, और अगर उससे भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी होती है रिसर्च पेपर की तो फिर स्कोपस इंडेक्स में भेज देते हैं। अगर उससे भी अगर थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है तो बहुत तगड़ी अच्छी क्वालिटी है, मतलब आपने बहुत जेन्युइन